अभी नीति क्या होता है, हर दिन जो चले या फिर उसके अकॉर्डिंग जो करना पड़े, ऐसा होता है ना रूल कुछ, हाँ, नीति नियम हम जो बोल देते हैं। अभी रूल जहाँ पे लिखा है उसको हम पॉलिसीज बोलते हैं इंग्लिश में। जैसे कि हो गया एनपी, ठीक है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, और नेशनल पॉलिसी, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी। तो ये जितना भी है दैट इज 1968, 86, 2020, 1992, ये चार आपके पॉलिसीज हैं। बट ऊपर चलते हैं तो वहाँ पे आपके कमीशंस मिलेंगे। जितने भी कमीशन है, जैसे कि आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है, देन आपका इंडियन एजुकेशन कमीशन है। उससे पहले जो रिपोर्ट आए थे, ठीक है, वर्धा स्कीम है, नई तालीम एक स्कीम है जो कि 1937 में महात्मा गांधी ने दिया था। उससे पहले जितने भी आए हैं, जैसे कि एडम रिपोर्ट आया है, मैकले मिनिट आया है, या फिर वुड डिस्पैच, ये सारी रिपोर्ट्स हैं। सो सारी चीज़ों को अच्छे से देख के करोगे। रिपोर्ट्स अलग हैं, पॉलिसीज अलग हैं, कमीशंस अलग हैं। हो गया। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये नॉर्मल टॉपिक्स हैं कि वोकेशनलाइजेशन का मतलब क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, या फिर मॉडर्नाइजेशन क्या है, वोकेशन। ये जो तीन वर्ड है, किसी को भी अगर आप स्कीम सिखाते हो या स्किल सिखाते हो जिससे उसका डेवलपमेंट हो, अर्निंग के लिए, फ्यूचर के लिए उसका डेवलपमेंट हो, दैट इज कॉल्ड वोकेशनलाइजेशन भी हो गया। अभी बोलो अगर सारे लोग मिलके, ऑल टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वर्क्स फॉर अर्निंग, ओके, वर्क्स फॉर अर्निंग, सो सडनली क्या हो जाएगा, अगर सारे लोग इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए नहीं, अपने अर्निंग के लिए काम करना स्टार्ट करें, इंडिविजुअली इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए, नेशन डेवलपमेंट के लिए नहीं, ओनली खुद के लिए भी काम करे, तो इंडिया का इकोनॉमिक रेट धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। अगर इंक्रीज करता है तो लोग क्या करेंगे, उसको एक्सपेंड भी करेंगे। जस्ट लाइक मुझे एक्सपेंडिचर जो जानना है क्या है, मेरे घर पे इतना खर्चा है, मैं, मेरे पास बहुत पैसा है, तो मैं उसके लिए कपड़े खरीदूंगी, खुद वर्ल्ड ट्रिप में जाऊंगी, या फिर इंटरनेशनल ट्रिप्स में भी जाऊंगी, बाहर पढ़ने जाऊंगी, या मेरे बच्चों को पढ़ाऊंगी। ऐसे ऐसे बहुत सारे प्लानिंग्स आते हैं। तो दैट इज कॉल्ड, हम बोल सकते हैं कि ये मॉडर्नाइजेशन हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि वोकेशनलाइजेशन हेल्प करता है मॉडर्नाइजेशन के लिए भी, ठीक है। अभी मॉडर्नाइजेशन हो गया, वोकेशनलाइजेशन हो गया। कुछ लोग आप में से भी होंगे जो कि खुद के स्किल्स को ग्लोबल लेवल पे क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, ग्लोबली प्रेजेंट करेंगे। ग्लोबली जब प्रेजेंट करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस बढ़ेगा, टूरिज्म होगा, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स होंगे, लोग अट्रैक्ट होंगे, हाँ। तो उससे क्या हो जाएगा, ग्लोबलाइजेशन होगा। तो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं कि वोकेशनलाइजेशन आल्सो हेल्प्स इन ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन आल्सो कनेक्टेड विद ईच अदर, कनेक्टेड विद ईच अदर। तो यहाँ पे एरो मार्क देख लो अच्छे से, अगर नहीं दिख रहा है फिर से दिखा रही हूँ, देखो। अच्छा, थोड़ा सा मैं बढ़ा देती हूँ विथ। देखो, ये हो गया, मैंने पहले बोला वोकेशनलाइजेशन, दैट इज ये प्रोवाइड क्या करता है, आपको अर्निंग देता है, अर्निंग प्रोवाइड करता है। वोकेशनलाइजेशन हो गया तो हमें क्या मिलेगा, बहुत ज़्यादा पैसे हो गए, बहुत सारा हम इनकम कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हम अपने आप को मॉडिफाई करना स्टार्ट करते हैं, एंड ड्रेसेस में, कल्चर पे बहुत सारी चीज़ों को चेंज करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन भी बोला जाता है मॉडर्नाइजेशन को। एंड अगर मॉडर्नाइजेशन हो रहा है तो आप में से कुछ लोग ग्लोबली भी अपने इंडिया को, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे या कनेक्ट करेंगे दूसरे नेशंस के साथ। तो दैट इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस बढ़ जाएगा, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी बहुत कुछ आगे बढ़ेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होगा। तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ये तो भी कनेक्टेड विद ईच अदर है। सो ये बेसिक चीज है, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है आपका ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, वोकेशनलाइजेशन एट ए टाइम। अभी देखो वोकेशनलाइजेशन हम सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है, वोकेशनलाइजेशन हम कब करते हैं, नॉर्मली आप लोग अर्निंग के लिए कब सीखते हो, आज के टाइम पे, दैट इज सेकेंडरी स्टेज। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे वोकेशनलाइजेशन एट सेकेंडरी स्टेज। नॉर्मली आप लिख सकते हो, इंट्रोडक्शन दे सकते हो, व्हाट डू यू मीन बाय वोकेशनलाइजेशन, और इंट्रोडक्शन टू वोकेशनलाइजेशन, आफ्टर दैट मीनिंग डेफिनेशन यहाँ पे मैंने थोड़ा दिया। अभी से जो टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं कंटेम्प्रेरी में, अभी से जो टॉपिक स्टार्ट हो गया, दैट इज कंटेम्प, लिख दिया हमने, वोकेशनलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, रोड सेफ्टी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये जितने भी टॉपिक हैं, इस टॉपिक्स में डेफिनेशन मीनिंग डाल सकते हैं, ठीक है। अपना कंक्लूजन भी डाल सकते हो, अपना कंक्लूजन भी डाल सकते हो, डेफिनेशन मीनिंग, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, मीनिंग, कंक्लूजन डाल सकते हैं। सो द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, यहाँ पे स्टार्ट करी हूं मैं, ठीक है। द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन प्रोवाइड्स, ये जितने भी स्कीम्स हैं, आप जानते हो सेंट्रल, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, केंद्रीय सरकार ने चलाया है। उसके साथ यहाँ पे बोला गया कि वोकेशनलाइजेशन को हम कब चलाते हैं, दैट इज सेकेंडरी स्टेज पे। एंड ये क्या प्रोवाइड करता है, क्या हर एक इंसानों को एक जैसा ही स्किल सिखाता है, नो, दैट इज
डाइवर्सिफिकेशन, एनी क्वेश्चन? ओके, अदरवाइज जो भी म्यूट नहीं किए हो म्यूट कर लो प्लीज। ओके, अदरवाइज इको होगा। ठीक है, सो प्रोवाइड डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का सिंपल वर्ड क्या है? वेराइटीज। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करता है? वेराइटीज देता है कि एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। अभी देखो आप आईटी सेक्शन में चले गए, तो आईटी सेक्शन का एक स्किल आपने सीखा, ठीक है ना? उसी टाइम पे दूसरे बच्चे ने एमबीबीएस का पढ़ाई किया, और किसी ने टीचिंग का पढ़ाई किया, जैसे हम लोग किए हैं, हाँ, और किसी ने क्या किया? फार्मिंग किया, और किसी ने दुकान में काम किया। तो देखो मतलब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन है, मतलब वेराइटीज ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज बच्चों को मिल रहा है, सो एज टू एडवांस, हर एक चीज में एडवांस जाए, या फिर वो एंट्रांस कर सके, या फिर वो एनहांस कर सके एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, किस में एंट्रेंस दे, या फिर किस में एंट्री करे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, खुद का अर्निंग में। ठीक है, अदरवाइज कहीं पे भी हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? बिकॉज हमें जॉब मिले, है ना, एंड उससे हमारा अर्निंग हो। तो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज किस लिए मिला? कि हम एम्प्लॉयमेंट में आगे बढ़ सके, कमाई हो सके। इट इज कॉल्ड वोकेशनलाइजेशन। ठीक है, इसका डेफिनेशन आपको बहुत सारा मिल जाएगा, विकिपीडिया में भी मिल जाएगा, और आपके बुक में भी थोड़ा बहुत मिल ही जाएगा। ठीक है, अभी देखो मीनिंग एंड डेफिनेशन। मीनिंग एंड डेफिनेशन थोड़ा सा मैंने दिया है। सो अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन, वो भी कमीशन का ही देना पड़ा, बिकॉज जितने कमीशन से वोकेशन और वोकेशनलाइजेशन के ऊपर बात की है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन, कोठारी कमीशन का अदर नेम क्या है? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कोठारी कमीशन? थोड़ा सा गलत कर दिए अभी। हाँ, ये सेकेंडरी नहीं है ना? ये, हाँ, हाँ, सेकेंडरी आपका मुदालियर कमीशन था ना? हाँ, ठीक है, चलो। सो अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन, इन्होंने क्या बोला? डिस्पाइट रिपीटेड लिटरेचर एजुकेशन, देखो बोरिंग सा पढ़ाई है, हर दिन घिसा पिटा जा रहा है। देखो बचपन से हमने 10th या 12th तक सेम ही पढ़ाई किया होगा, क्या किया? स्पेशली 10th तक। म्यूट कर लो बच्चे, जो भी ऑन रख दिए हो म्यूट कर लो। ओके, मैं बता रही हूँ, समझा रही हूँ। तो अभी देखो, आपने 10th तक सेम ही पढ़ाई पढ़ा है, बस थोड़ा सा रेंज बढ़ जाता है। हमने बचपन से स्टार्ट किया, 1 क्लास से, दैट इज ईवीएस, और सामाजिक ज्ञान ऐसे बोला जाता था। हम बोल सकते थे थिंग्स विच सराउंड अस, हमारे सराउंडिंग में जो भी चीजें हैं, दैट इज ईवीएस, उसी में पढ़ते थे। लिविंग थिंग्स जाना, नॉन लिविंग थिंग्स जाना, देन डिटेल्डली उसको 2 क्लास में जाना, देन उससे डिटेल्ड हमने 3 क्लास में जाना, देन वो डिवाइड हो गया डिफरेंट पार्ट्स में, देन और डिटेल जाना, ऐसे करके वो बढ़ते जाता है अप टू 10th तक। ठीक है, उसके बाद ये डिवीजन हो जाता है एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स आ जाता है। तो ये चीज देखो कि हम सेम चीजों को ही सिर्फ डिटेल करते जा रहे हैं, तो दैट मीन्स वन काइंड ऑफ रिपीटेशन है। ये क्या है? रिपीटेशन हो रहा है, मतलब हम नहीं चाहते इसको रिपीट करना, एंड फिर भी हमें एग्जाम देना पड़ता है क्लास वाइज, सो रिपीटेशन हो रहा है। तो हम उस टाइप के एजुकेशन को, लिटरेचर एजुकेशन को थोड़ा सा हम डिवाइड कर दे रहे हैं और सेपरेट कर देते हैं, एंड हम प्रोवाइड करें वोकेशनल एजुकेशन, दैट इज फॉर बच्चों के अर्निंग के लिए, फ्यूचर अर्निंग के लिए हम हेल्प करें, एंड इट इज नीडेड एट स्कूल लेवल। किस टाइम से स्टार्ट हो जाएगा? क्लास 9 10, इस पॉइंट पे स्कूल लेवल से ही स्टार्ट हो जाता है, जो कि आपको एसयूपीडब्ल्यू में बहुत सारे वर्क्स दिया जाता था, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स लर्निंग का आपको प्लानिंग दिया जाता था, या फिर आइडिया दिए जाते थे, एंड इट इज द लास्ट चॉइस ऑफ पेरेंट्स एंड स्टूडेंट। बड़े बड़े स्कूल्स में इसको एज ए हम बोल सकते हैं कि आप एज ए पेरेंट्स उसको सपोर्ट कर सकते हो कि कौन सा चूज करना चाहिए, कौन सा स्किल बच्चों को अभी से सीखने को मिले, सो दैट फ्यूचर में उसको अर्निंग में हेल्प हो, ये भी देखते हैं। ओके, म्यूट कर लो बच्चे, जो भी ऑन रख दिए हो गलती से प्लीज म्यूट कर लो। उधर थोड़ा सा वॉइस भी ये होता है ना, बच्चों को सुनाई नहीं देता है। आप लोगों का नेट का कोई इशू नहीं होगा, जिन बच्चों का इशू है ना, बहुत बच्चे बोलते हैं मैम हम लोग गांव आए हैं, हम लोग बहुत दूर से हैं, तो उनको सुनाई नहीं पड़ता है, प्लीज थोड़ा सा म्यूट कर लो। ओके, थैंक यू। अभी देखो, नीड फॉर वोकेशनलाइजेशन एट सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल पे क्यों चाहिए? फर्स्ट चीज, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो, ठीक है ना, आर्थिक विकास हो जाए। देन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। अभी देखो हम लोग थिंक करते हैं कि वी आर नॉट एम्प्लॉयड एट, हम लोग बोलते हैं कि हम लोग गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे, सो दैट वी आर नॉट एम्प्लॉयड एट, हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए। बट अगर देखो अर्निंग मिल रही है कि नहीं, ओके, अंडर पे जॉब करने से ही हम एम्प्लॉय बनेंगे, अदरवाइज नहीं, ये रॉन्ग थिंग है, रॉन्ग कंसेप्ट है। अनएम्प्लॉयमेंट को हटाना है,
दैट मीन्स आपको अर्निंग आना चाहिए, है ना? कहीं पे भी काम करो चलता है, वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, या फिर घर पे ही होम बेकरी, मतलब जो बेकिंग के लिए हम लोग होम बेकरी खोल रहे हो वो भी चलेगा, या फिर कोई भी जॉब, इवन इफ आपका अगर फार्म है तो फार्म हाउस में काम करो, या फिर क्रॉप फील्ड में काम करो, जैसे भी कर सकते हो, तो इससे आपको अर्निंग मिलना चाहिए, तो अनएम्प्लॉयमेंट हट गया। अगर आप अर्न कर रहे हो कुछ भी तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट हट गया, ठीक है? उसके बाद कौन सा जॉब करो अदर थिंग है, बट उस स्किल्स को आपने यूज किया अपने अर्निंग के लिए, इस प्रॉब्लम को हमने सोल्यूशन दिया। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटीज, आपका एबिलिटीज इंक्रीज हो रहा है, इच्छा शक्ति बढ़ रहा है, आपका जो इंटरेस्ट है चीज़ों में वो बढ़ रहा है, टैलेंट बढ़ रहा है। अभी बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जिनको मतलब म्यूजिक बहुत पसंद है, बट वो स्टडी में अच्छे हैं, घर वाले बोल रहे हैं कि नहीं तुमको स्टडी करना चाहिए, तुमको जॉब मिलेगा, म्यूजिक में क्या रखा है। तो ऐसे जब होता है तो कुछ बच्चे होते हैं उनमें से जो अपने पैशन को फॉलो करते हैं, और कुछ बच्चे हैं जो घर पे बोलते हैं वो करते हैं। तो ये सारा चीज़ों में टैलेंट जिनका है वो भी निकल जाते हैं, तो टैलेंट ऑफ द स्टूडेंट ये भी इंक्रीज होता है। इट प्रोमोट सेल्फ सेटिस्फेक्शन। कुछ बच्चे अगर मुझे जैसा, मैं जब पीजी करके आई तो मुझे लगा कि मुझे जॉब करना चाहिए एंड अर्निंग करनी चाहिए फर्स्ट, आफ्टर दैट मुझे जो भी स्टडी करना है उसके अकॉर्डिंग करूंगी। तो ये होता है ना एक टाइप ऑफ सेटिस्फेक्शन, ये सबको चाहिए आज के टाइम पे, राइट? तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ सेटिस्फेक्शन। देन इट प्रोवाइड्स मोरल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑल्सो। जब हम बाहर जाते हैं, मल्टीपल पर्सन के साथ मिलते हैं, तो डिफरेंट कल्चरल जो भी चेंजेस हैं वो भी आता है, एंड कल्चरल इंटीग्रेशन भी होता है, उसका डेवलपमेंट भी होता है। देन इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड पर्सनालिटी। ये क्या करता है, बच्चों का या फिर जितने भी हम लोग हैं, हम लोगों का भी इसने क्या किया, इंटेलेक्चुअल, दैट इज अ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, या फिर ज्ञान, जो बुद्धि का विकास इसने किया, एंड पर्सनालिटी में व्यक्तित्व का विकास भी इसी ने किया। मेकिंग एजुकेशनल प्रोसेस मीनिंगफुल, ये एजुकेशनल प्रोसेस को मीनिंगफुल बनाता है। अभी देखो एजुकेशनल प्रोसेस बोला इसलिए मैंने थोड़ा सा डायग्राम दे दिया। तो फर्स्ट डोमेन इज टीचर, सेकंड डोमेन इज स्टूडेंट। मतलब अगर हम बोलते हैं कि आपके घर में जैसे मुखिया होते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन, तो यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट पर्सन है, दो है, एक है टीचर, दूसरा है स्टूडेंट। बट तीसरा कौन है जो जोड़ेगा दोनों को, मोड ऑफ करिकुलम, पाठ्य चर्चा का व्यवस्था, और इसको ही हम बोलते हैं ट्राइपोलर प्रोसेस। मतलब हम बोल सकते हैं त्रिस्तरीय प्रोसेस, ठीक है? त्रिस्तरीय प्रोसेस आप बोल सकते हो, या त्रिस्तरीय प्रक्रिया बोल सकते हो गया। और क्या है, फॉर मेकिंग सेकेंडरी एजुकेशन ए सेल्फ सफिशिएंट कोर्स, हम सेकेंडरी एजुकेशन को सेल्फ सफिशिएंट बना रहे हैं। दैट मीन्स देखो कुछ एजुकेशन होता है जिससे आपको सर्टिफिकेशन मिलता है ओनली, कुछ एजुकेशन होता है जिससे आप स्किल सीखते हैं। तो क्लास 9 से आपका जो 12 तक का जो भी प्रोग्रेस होता है, इससे ही आप डिसाइड करते हो कि फर्दर आपको फ्यूचर में क्या करना है, क्या बनना है। इसलिए इसको हम सेल्फ सफिशिएंट कोर्स बोल सकते हैं, जो आपके व्यक्तित्व को आइदर विकास करेगा एंड आपके अंदर जो छुपे हुए कौशल विद्या का जो भी इंटरेस्ट है, इच्छा है, उसको बढ़ाएगा। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं, वोकेशनल एजुकेशन का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है या लक्ष्य है। तो पहला है कि इसके थ्रू ग्लोबलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन भी होता है, हो गया। देन यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एट सेकेंडरी लेवल, जितने भी बच्चे हैं सबको एजुकेशन लेना ही है। कौन सा एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, सबको ले लें। कौन से लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे। देन टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, सारे बच्चों को हम क्या दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। सारे बच्चे बेकार नहीं बैठेंगे, बेकारी समस्या को हटा रहे हैं। रेस्पेक्ट फॉर लेबर, जितने भी लोग हैं, अभी सोचोगे कि लेबर मतलब जो काम करने आते हैं मजदूर, उनका बात बोल रही हूँ, ये नहीं। हम जब मेहनत करते हैं, कभी जैसे बहुत लोग थिंक करते हैं कि कोई भी क्लास कर रहे हो या फिर कहीं पे भी पढ़ा रहे हो, जब आप 100% अपना देते हो, तो उसके अकॉर्डिंग अगर सपोर्ट नहीं मिलता या उसके अकॉर्डिंग अगर वैल्यू ना मिले तो कैसा लगेगा। तो इसलिए हम हर एक चीज़ का, हर एक काम का वैल्यू देंगे। तो दैट इज कॉल्ड रेस्पेक्ट फॉर लेबर। अभी रूरल डेवलपमेंट भी चाहिए, तो रूरल एरियाज में जैसे डीपीपी चला था वैसे ही प्रोग्राम ये भी करेंगे। एनहांसमेंट ऑफ द सोशल अपॉर्चुनिटीज, देखो जितना आप बाहर जाओगे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, उतना ही आप सोशल होंगे एंड सोसाइटी में मिलजुल के सबके साथ मिलजुल के काम करेंगे। सोशल अवेलेबिलिटी, अभी ये है कि समाज में ये मौजूद है, एक मतलब विशेष एक तत्व के जैसे ये भी प्रेजेंट है, जो अनएम्प्लॉयमेंट जिसके वजह से हो सकता है, तो उसको सुधारना है। ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। कॉजेस देख लो, क्या कारण हो सकते हैं कि वोकेशनलाइजेशन बढ़ नहीं रहा है। पहला, इनडिफरेंस इन टीचर्स ट्रेनिंग। देखो अभी जितने भी बच्चे हैं, कुछ लोग DIELD करें, कुछ लोग CT करें, कुछ लोग देन अगेन हमारे जैसे B.Ed करें, और कुछ लोग M.Ed भी करेंगे B.Ed के बाद। तो अभी देखो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग
हर एक लोगों को मिला। अभी डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग मिला मतलब उसमें कोर्सेज़ भी अलग होंगे। सो इसके वजह से भी इसका प्रोग्रेस स्लो हो सकता है। अगर ऐसे टीचर आके बच्चों को पढ़ाएँगे तो क्या होगा मतलब देखो, अगर एक बीएड अच्छा से नहीं पढ़ा है कोई बच्चा एंड ब टीचर बन गया वो एंड वो पढ़ा रहा है अपने बच्चों को, तो वो कितना सिखा पाएगा, ठीक है? सो इन डिफरेंस इन टीचर्स ट्रेनिंग देन लेटिंग इन सीरियसनेस। जो भी चीज़ करा रहे हो ना वो सीरियसनेस के साथ करवाना, जैसे स्ट्रिक्ट या फिर आप रेगुलेटरी बॉडीज हो जो कंट्रोल करे। लैक ऑफ स्पेशल टीचर्स, मैक्सिमम स्कूल्स में स्पेशल टीचर्स नहीं है जिसके वजह से एजुकेशन और वोकेशनलाइजेशन हो नहीं पाता, ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है बच्चों को। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, किसका कोऑर्डिनेशन यहाँ पे अच्छा नहीं है, मतलब एक साथ मिलजुल के काम नहीं कर रहे हैं। जो तीन गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तीनों एक साथ मिलजुल के काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। लैक ऑफ इकोनॉमिकल रिसोर्सेस, इकोनॉमिकल अर्थनीतिक जो भी रिसोर्सेस हैं वो अवेलेबल नहीं है। लैक ऑफ कॉन्टैक्ट, देखो कभी कभी होता है ना, जॉब हमें मिलना चाहिए, वो जॉब चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, यही है। अगर लोगों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं होगा या फिर लोगों के पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं होगा तो लोग एक दूसरे के साथ तो कनेक्ट फर्स्ट नहीं हो पा रहे। दैन उनको अगर कोई भी फॉर्म भरना हो, उनके घर से बहुत दूर है आपका ज़ेरॉक्स दुकान या ऐसे ही दुकान सारे बहुत दूर हैं। तो सोचो टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, धीरे-धीरे वीक हो जाता है। हर एक चीज़ में कॉन्टैक्ट वीक हो जाता है। लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट्स, अभी देखो टेक्निकल इश्यूज़ आए उसको सॉल्व कौन कर सकता है? टेक्निकल एक्सपर्ट्स ही ओनली कर सकते हैं एंड इंस्ट्रक्शंस जो भी देना है वो दे सकते हैं। और जो भी चीज़ें चाहिए जस्ट लाइक इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए वो ही प्रोवाइड करेंगे। नो अपलिपमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़, यूनिवर्सिटीज़ में हम वोकेशनलाइजेशन को बढ़ावा नहीं दिए हैं, ये हो गया। अभी क्या करेंगे, रिकमेंडेशंस, दैट मीन्स अभी तो देखो पहले कारण जान ले कि क्या क्या रीज़न है किस वजह से वोकेशनलाइजेशन हो नहीं पा रहा है। अभी हम पढ़ेंगे कि क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं, मतलब क्या हेल्प करता है। फर्स्ट है वुड डिस्पैच से हम स्टार्ट करेंगे कि उनका पॉइंट क्या है। हर एक पॉइंट को मैंने चार चार लाइन में दिया है, ठीक है, 3 या 4 लाइन में। वुड डिस्पैच कब स्टार्ट हुआ था? 1854। रिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम, वुड डिस्पैच ने क्या किया? एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म किया, फिर से तैयार किया। अच्छा एक पॉइंट बता दो, वुड डिस्पैच में जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस था वो क्या था? कोई भी एक रिकमेंडेशंस बता दो अभी, फटाफट। एनीवन? कोई एक। बुक नहीं कोई खोलेंगे, फटाफट, मैंने पढ़ाया है खुद, याद आ रहा है? मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था? कौन सा लैंग्वेज में पढ़ाई होता था? इंग्लिश। तो इस पॉइंट पे मतलब एक पॉइंट, एक रिकमेंडेशन आपको देने को बोली आप लोगों को, आप लोग उतना भी भूल जा रहे हो। अच्छा, 1 लाख रुपए को कितना खर्चा करना है वो याद है? 1 लाख रुपए को कैसे करके खर्चा करना है एजुकेशन सिस्टम में, इसी ने ही बोला था। वो डिस्पैच ने ही अपनी रिपोर्ट में बोला है। ठीक है? देन एजुकेशन सिस्टम में लिटरेचर एंड साइंस को इनकॉर्पोरेट करवाया है। ठीक है? एंड इन्होंने बोला कि इंग्लिश इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज़ इंग्लिश के थ्रू ही आप आगे बढ़ सकते हो, बट जो भी लैंग्वेज इंडिया में है दिस आर नॉट इम्पॉर्टेंट, इतना याद रखना है। देन आप चेंज करोगे उसको, पास्ट टेंस में हो या कुछ में भी हो, बाद में चेंज कर लेना, इतना पॉइंट तो याद रखो। ठीक है, इन्होंने क्या रिफॉर्म किया, देखो रिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम एंड क्या क्या, इनकलकेशन ऑफ नॉन लिटरेसी एजुकेशन। इन्होंने वोकेशनल एजुकेशन को एज ए बोल सकते हो कि नॉन लिटरेसी, मतलब देखो पढ़ना नहीं है, रटना नहीं है, प्रैक्टिकली करना है। साइंस एंड लिटरेचर को इन्होंने बहुत ज्यादा ही सपोर्ट किया था। तो उसके अकॉर्डिंग इनकलकेट मतलब एंटर करवाना, प्रमोट करवाना नॉन लिटरेसी एजुकेशन को, जिसमें बुक्स नहीं चाहिए, रटना नहीं है, वैसे सब्जेक्ट्स को इनकॉर्पोरेट किया। दैट मीन्स वोकेशनल एजुकेशन को स्टार्ट किया एंड यूजफुल फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी। हो गया, 4 लाइन्स बताई। अभी देखो एक कमीशन जो कि आप लोग नहीं पढ़े हो, दैट इज कॉल्ड हंटर कमीशन। हंटर कमीशन मेंशन किया था, हंटर कमीशन ने क्या मेंशन किया? 2 एजुकेशन सिस्टम मेंशन किया। मतलब इसी एजुकेशन सिस्टम में 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट, वन फॉर प्रिपेयरिंग स्टूडेंट इन हायर एजुकेशन। एक पार्ट किस पे काम करेगा? एजुकेशन सिस्टम किस पे काम करेगा कि बच्चों को ये तैयार करेगा हायर एजुकेशन के लिए। और एक है प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट, बच्चों को तैयार करेंगे अर्निंग के लिए, कमाई करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट मतलब जैसे नौकरी मिल जाए इसके लिए। तो हायर एजुकेशन एक रहा, दूसरा रहा एम्प्लॉयमेंट। देखो हंटर कमीशन के बाद हार्टॉक कमीशन आया।
हार्टॉग कमीशन, मैं धीरे धीरे ना 1854 से लेके आगे की तरफ आऊंगी। 1929 पे आ गए। 1929 पे इन्होंने क्या किया, करिकुलम को डाइवर्सिफाइड कर दिया। दैट मीन्स वेराइटीज ऑफ करिकुलम दे दिया कि टीचर्स के लिए ये करिकुलम रहा। अगर बच्चों को इसके लिए, इस जॉब के लिए चाहिए तो ये करिकुलम रहेगा, पाठ्य चर्चा इसके लिए ये। तो मेन चीज क्या है ना, मेन चीज है कि इन लोगों को पहले स्किल सीखना पड़ेगा। तो स्किल कहाँ से सीखेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ करिकुलम से। और क्या है, प्रोविजंस फॉर कॉमर्शियल, टेक्निकल एंड एग्रीकल्चरल हाई स्कूल्स। तो हाई स्कूल्स कैसे बनेंगे, कौन से सब्जेक्ट्स को लेके बनेगा, कॉमर्शियल। दैट मीन्स आप कॉमर्स पढ़ते हो, ट्रेडिंग कॉमर्स जो भी मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पढ़ते हो, उसका स्कूल में कोर्सेज खुलेंगे। टेक्निकल, आईटी डिप्लोमा जो भी सेक्शन है, इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चर जो क्रॉप फील्ड में डेवलपमेंट कर सके, उसमें कुछ चेंजेस कर सके, उसको लेके। एंड लास्ट पॉइंट, अटेंशन टू ऑल्टरनेटिव वोकेशनल एजुकेशन। ऑलवेज हम क्या करते हैं ना, एक एजुकेशन सिस्टम में जब रहते हैं तो उसी का ही दूसरे दूसरे लाइन ढूंढते हैं, बट नहीं, उसके साथ डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स को भी लर्न करना चाहिए। अभी देखो, हार्टो कमीशन के बाद आया सार्जेंट प्लान। सार्जेंट कमीशन भी बोल सकते हो, सार्जेंट प्लानिंग भी बोल सकते हो। ये आया था 1944 में। ये कब आया, 1944 में। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हाई स्कूल। हाई स्कूल को इसने क्या किया, रीऑर्गेनाइज किया। ठीक है, दो पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया। एनी इशू? यस प्लीज। हाँ, किसी को, हाँ, किसी का ओपन है, उसको ऑफ करने को बोलो पहले। ठीक है, ओके, हो गया, क्लियर है अभी? ये सुन लो। ओके, म्यूट कर लो क्लियरली। कोई कोई बीच में ऑन कर दे रहे हैं ना, वो हो जाता है। हम म्यूट रह रहे हैं तो उसको अगर ऑन कर दोगे माइक को, तो ये ऑब्वियसली इको भी होगा एंड उधर जो भी साउंड है वो भी चलेंगे। ठीक है, सो उसको ऑफ कर दो प्लीज। म्यूट ऑफ कर लो प्लीज, माइक्रोफोन। ओके, मैं ही ऑफ कर देती हूँ, वेट। अलग-अलग है। बहुत सारे कमीशंस हैं, बट 2 ही इम्पोर्टेंट, 2 नहीं 3 इम्पोर्टेंट कमीशंस आपको बिफोर इंडिपेंडेंस मिला था। बट अगर रियल में हम लोग एजुकेशन सिस्टम को देखते हैं तो हार्टो कमेटी, हंटर कमीशन, चार्ल्स ग्रैंड कमीशन, चार्टर एक्ट 1813, 1833, बहुत सारा चीज़ था। ठीक है? हम उतना नहीं देख रहे हैं, बस हम अपना पॉइंट्स को ले रहे हैं कि वोकेशनल एजुकेशन में क्या-क्या इन्होंने हेल्प किया। तो सार्जेंट प्लानिंग ने क्या किया, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हाई स्कूल। हाई स्कूल को रीऑर्गेनाइज कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक है एकेडमिक पार्ट, दूसरा है टेक्निकल पार्ट। एकेडमिक पार्ट में बच्चा क्या पढ़ेगा, एजुकेशन लेगा, जितने भी पाठ्य चर्चा मतलब करिकुलम में सब्जेक्ट्स मेंशन है। बट टेक्निकल में क्या है, जस्ट लाइक पॉलीटेक्निक हो गया, इसका ट्रेनिंग ले सकता है। हाँ, देन इनकलकेशन और इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट्स, जितने भी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट्स हैं। ठीक है, जस्ट लाइक होता है ना आपका पद्मनाभ है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, वो सारे डिप्लोमा एजुकेशंस के लिए हैं, एमबीए के लिए है। तो ये सारा आपका ना टेक्निकल हो गया, दैट मीन्स इंडस्ट्रियल बेसिस में और टेक्निकल बेसिस में आ गया। एंड प्रोविजंस बनाए, बहुत सारे रूल्स बनाए, किसके लिए, पैरामेडिकल एंड एग्रीकल्चरल स्कूल्स के लिए। मतलब एग्रीकल्चर को भी हमने स्कूल्स में डाल दिया है, एज एक सब्जेक्ट बच्चा पढ़ेगा, उसको प्रैक्टिस करेगा, उसका स्किल सीखेगा कि क्या क्या करना चाहिए, पेस्ट कंट्रोल कैसे करने, कैसे सिंचाई करना, बुनाई करना, सब कुछ। ठीक है, एंड पैरामेडिकल जो मेडिकल के साथ कनेक्टेड है, उसी का ये एक पार्ट है, उसके बारे में भी वो सीखेगा, जिसको जो इंटरेस्ट है। अभी इसके बाद फिफ्थ में आ जाता है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। देखो ये टाइम कौन सा है, बिफोर इंडिपेंडेंस नहीं है, आफ्टर इंडिपेंडेंस है, 1947 के बाद का है। तो रिकमेंडेड बाय, ये कौन रिकमेंड किया, यूईसी। एससीसी को रिकमेंड कौन किया, एससीसी को, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन और मुदालियर कमीशन को रिकमेंड कौन किया, यूईसी, यूनिवर्सल, और दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। यूनिवर्सल बोल रही थी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के द्वारा ओपन हुआ था। ओके, स्टार्ट। अभी इन्होंने क्या किया, इंक्रीज द टाइम पीरियड ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन का टाइम पीरियड को इन्होंने इंक्रीज कर दिया, बिकॉज उन्हें कोई टेक्निकल और डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स को लर्न करना है, तो उसके लिए भी टाइम चाहिए। तो उस टाइम को इंक्रीज किया गया। एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मल्टीपर्पज स्कूल्स। स्कूल्स को हम कैसे बनाएंगे, मल्टीपर्पज। मतलब देखो, ऐसे बिल्डिंग बनाएंगे जहाँ पे बच्चा पढ़े भी, फिर उसको दो तीन रूम ऐसा भी मिले जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल सिखाए जा रहे हैं, ऐसा टाइप का बने, तो मल्टीपर्पज स्कूल्स बनेंगे। अच्छा, सेकेंडरी लेवल के बाद आ गया आपका इंडियन एजुकेशन कमीशन, जिसे हम बोल रहे हैं कोठारी कमीशन, 1964 टू 66। ये एजुकेशन को पहले तो ये फ्री कर दिया।
कंपल्सरी फ्री। एंड एजुकेशन सिस्टम में इसने पैटर्न डाला, 10+2+3 सिस्टम का पैटर्न डाला। वर्क एक्सपीरियंस इज इम्पॉर्टेंट। हम एक्सपीरियंस बोलते हैं ना, जब हमें एक्सपीरियंस हो जाता है 3-4 साल का रहता है, तो कोई भी अगर ऐसे एजुकेशन सिस्टम हो या डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क प्लेसेस में जाओ, तो आपको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलती है, तो इसलिए वर्क एक्सपीरियंस को हमने ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया। एंड वोकेशनलाइजेशन एट +2 लेवल, अब तक क्या कर रहे थे, 9-10 से हमने स्टार्ट किया था, बट अभी आया +2 लेवल से। फिर आ रहे हैं हमारे नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, एनपी 1986 1992। इन्होंने क्या बोला, मतलब इस पॉलिसी के थ्रू क्या पॉइंट आया, सिस्टमैटिक वेल प्लान्ड एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ, यहाँ पे ऑफ होगा, ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम। तो एजुकेशनल प्रोग्राम्स को अपलिफ्ट करना है, आगे बढ़ाना, ऊपर ले जाना है, एंड वेल प्लानिंग के साथ सिस्टमैटिक वे से। फॉर्मेशन ऑफ वर्किंग ग्रुप्स, देखो हम लोग अभी के टाइम पे वर्किंग ग्रुप्स में आ जाते हैं। वर्किंग ग्रुप्स मतलब देखो, इंडिया में पॉपुलेशन तो जानते हो अभी 1.42 मिलियन से, मतलब अगर देखो तो बहुत ही ज़्यादा है, चाइना को क्रॉस कर चुके हैं हम लोग। अभी बोलो कि हमारे इंडिया में क्या हम ही एक एज ग्रुप के लोग हैं जो रहते हैं, नहीं, ओल्ड एज के भी हैं, यंग एज के भी हैं, हम लोग हैं, एडल्ट्स हैं, देन बच्चे हैं, है ना, छोटे बच्चे हैं। तो ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ एज ग्रुप्स हैं, उसमें से एक ग्रुप ऐसा बनाना है जो कि अर्निंग कर रहा हो, जो कि 18+ हो एंड अर्निंग कर रहा हो, तो दैट इज कॉल्ड वर्किंग ग्रुप्स। ठीक है। एंड इंक्रीमेंट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम 10% to 25%। तो 10% था 1995 में, वोकेशनल एजुकेशन 10% रेंज में था, अभी वो 25% हो चुका है, मतलब 2000 के टाइम पे बोल रहे हो। देखो 5 साल में 25% हो गया, तो सोचो अभी तो हम लोग कौन से ईयर में है, 2023 में आ गए, तो इतने सालों में और कितना डेवलप हो गया होगा, नियर अबाउट 50-60% कवर हो गया होगा, है ना। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ये बोलता है। अभी देखो नेक्स्ट, राममूर्ति कमेटी है, ठीक है, राममूर्ति कमेटी है, लास्टली मैरिट्स है, ठीक है। इतना में एंड हो जाएगा। तो राममूर्ति कमेटी कब आया था, ये 1990 में आया था। एंड इन्होंने जो हम बोल सकते हैं डाइकोटोमस एजुकेशन है ना, जो कि जेंडर रिलेटेड इशू क्रिएट करता है, या फिर वोकेशनल एजुकेशन को जेंडर के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे कि पहले के टाइम पे ऐसा था, अगर आई एम ए गर्ल चाइल्ड, मैं अगर गर्ल चाइल्ड हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती कि आई डिडंट चूज एनी टाइप ऑफ टेक्निकल वर्क, मैं कर ही नहीं सकती, मुझसे होना नहीं चाहिए, ये था पहले का चीज़। तो ये जो जेंडर रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसको हटा के वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ाना था, ठीक है? तो इन्होंने राममूर्ति कमिटी ने ये काम किया। प्रोवाइड रिस्पेक्ट टू डिग्निटी ऑफ लेबर, लेबर के अकॉर्डिंग सबको रिस्पेक्ट देना, एंड वोकेशनल एजुकेशन टू ऑल, सबको वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करना। मेरिट्स क्या है? एज़ ए टीचर हम यहाँ पे 4 मेरिट्स लिख रहे हैं। पहला तो वोकेशनल एजुकेशन सबको ही देना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट। नो डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू सेक्स, जेंडर, कास्ट एंड रेस, जाति के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से, और लिंग लिंग के हिसाब से हमें तुलना नहीं करना चाहिए। प्रोवाइड फैसिलिटीज टू एवरी टाइप ऑफ स्कूल, जितने भी स्कूल्स हैं सारे स्कूल्स को फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। एंड नेक्स्ट, यहाँ पे था वोकेशनल एजुकेशन टू ऑल, जैसे कि पारामेडिकल हो गए, एग्रीकल्चरल हो गए, टेक्निकल हो गए, सारे लेवल्स में हम क्या करेंगे, बच्चे को इनकॉर्पोरेट करेंगे ताकि बच्चे एजुकेशन ले, इन सारे सिस्टम्स में भी, इन सारे कोर्सेज में भी। सो ये होता है आपका वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है, इतना है। ये 5 पेज का है, आप चाहो तो 1-2 डेफिनेशन और एक्स्ट्रा दे सकते हो, वोकेशनल एजुकेशन का पॉइंट्स को और लिख सकते हो। अभी किसी ने पूछा था बीच में मैसेज करके कि मैम इसको क्या पॉइंट वाइज जो आपने लिखा है इतना छोटा छोटा पॉइंट करके, क्या हमें इसको भी एक्सप्लेन करना है? तो कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, ये डायरेक्ट है, ऐसे ही पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है। इवन एग्जाम्स में भी पॉइंट पे ध्यान दीजिए, उसको सेंटेंस मेकिंग तो अगर टाइम मिला ना, सेंटेंस मेकिंग बहुत हो जाएंगे, बट आप पॉइंट पे ध्यान दीजिए। तो इसी के ऊपर डिपेंड करता है आपका मॉडर्नाइजेशन, और इसी के ऊपर डिपेंड करता है आपका ग्लोबलाइजेशन, जो कि आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। एंड उसके साथ आप पढ़ोगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो और मैं ट्राई करी हूँ, और 2-4 क्लासेस में ये पेपर को कंप्लीट करने को ट्राई कर रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट यूनिट का थोड़ा सा हम लग जाएगा, 2-3 क्लासेस लग जाएंगे, देन ये कंप्लीट हो जाएगा। देन हम फटाक से लर्निंग एंड टीचिंग स्टार्ट करेंगे। एंड उस पेपर में बहुत इजी इजी कंसेप्ट है, बीच में थ्योरीज है, तो थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे। जितना जिसको पढ़ना है डिटेलली वीडियोस रहेगा, बार बार रिपीट करके पढ़ सकते हो, बट थोड़ा सा फास्ट पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज अगर खत्म जल्दी जल्दी हो जाए तो अच्छा है, रिवीजन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है।